आइए हम लोग देखेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। चैप्टर क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण। और हम आपके पाल सर आज इस चैप्टर को हम लोग बड़ी आसानी से समझेंगे कि इस चैप्टर होता क्या है, एक्चुअल होता क्या है। आज के हमारे जनरेशन में हो क्या रहा है, उन लोगों को नोट्स बनवा दिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, उसको रट्टा पे रट्टा मारे जा रहे हैं। तो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है। आप अगर समझ जाते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। और एग्जाम में आपको सिर्फ यही एक चैप्टर तो है नहीं कि आपको जो रट्टा मार के आप काम चला लेंगे। इससे बढ़िया है कि आप बातों को समझे कि चैप्टर क्या है। क्या देखेंगे, पहले क्या हमारा रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ये सब लोग शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया। अब ये रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है देखेंगे। मैं इस पे कुछ टैग वर्ड लिखता हूँ। नए गुणधर्म, नए गुणधर्म, नया पदार्थ। मैंने क्या लिखा हुआ है, ये आपको टैग वर्ड बस याद रखना है। इसका परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रिया होती है जिसमें नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनता है। जैसे आप देखेंगे, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। अब ये देखें, दूध से दही बनता है, तो दूध से क्या बन गया? दही बन गया। तो दूध पहले द्रव था, अब दही कैसा हो गया? दही कैसा हो गया? ठोस हो गया। अर्थात कि नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बन गया क्या हमारा? दही। ये कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। अर्थात ये भी आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात मतलब हम ये कहें कि रासायनिक, ये दही से अगर हम दूध बनाना चाहें तो बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर आपसे कोई पूछे या एग्जाम में पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल भी ले लें हम। कागज का जलना, कागज का जलना, ये भी कैसी अभिक्रिया हो गई? ये भी हो गई रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आ जाते हैं समीकरण पे। समीकरण क्या होता है? पहले तो चैप्टर का नाम हम समझेंगे। समीकरण क्या होता है आप देखेंगे। समीकरण क्या है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी तत्व या पदार्थ होते हैं, उनके सूत्र या प्रतीकों द्वारा निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। यानी सूत्र या प्रतीक, ये आपको टैग वर्ड इसमें याद रखना है। क्या याद रखना है? सूत्र या प्रतीकों द्वारा निरूपण क्या कहलाता है आपका? रासायनिक समीकरण। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे लिखे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये आप क्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा? CO। यानी कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब क्या है, मैंने कार्बन का संकेत ले लिया क्या? C। ऑक्सीजन का संकेत ले लिया क्या? O। बन क्या गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका संकेत हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या आपका? रासायनिक समीकरण। और मैंने पहले ही शॉर्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करता है, उसकी आवश्यकता क्यों है। तो आप वो वीडियो भी जरूर देखें कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों। ठीक है, तो आज हम लोग फिर अभी कंटिन्यू करेंगे किसके? रासायनिक अभिक्रियाएं के जो अभिलक्षण है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं, अभिक्रियाओं के अभिलक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण क्या होता है? अब रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिलक्षण में आप देखेंगे, पहला जो होता है वो होता है क्या? गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। यानी कि जब कोई अभिक्रिया होगी तो उसमें किस क्या निकलेंगे? गैस निकलेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जिंक ले लें और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, H2SO4 ले लें, इसका अभिक्रिया कराएं हम
तो H2 निकल जाएगा बाहर गैस के रूप में, और बच क्या जाएगा आपका जिंक सल्फेट ZnSO4। ये क्या निकल गया आपका, गैस निकल गया बाहर। ये हो जाएगा आपका गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें, तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन क्या होता है, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के ही अवलक्षण है। जैसे चूने को ले लिया जाए और पानी ले लिया जाए, यानी कि चूना प्लस पानी को मिलाया जाए, तो आप देखेंगे क्या बनेगा, हमें हमें प्राप्त हो जाएगा बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। और ये जो बुझा हुआ चूना प्राप्त होगा, इसके साथ क्या होगी, उष्मा बाहर निकलेगी, उष्मा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि तापमान में भी परिवर्तन आता है। ये भी किसकी अभिक्रिया, किसकी लक्षण हो गई, रासायनिक अभिक्रिया की। जैसे अगर चूने को पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमको चूना, बुझा हुआ चूना प्राप्त हो जाएगा, और उसके साथ क्या होगी, अधिक मात्रा में उष्मा निकलेगा, टेम्परेचर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को आप लोग समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के विलक्षण क्या होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। नए गुणधर्म के साथ नया पदार्थ बनना, ये हो जाएगी आपकी रासायनिक अभिक्रिया। जैसे में दूध से दही बनना, कागज का जलना, ये क्या है सब, ये है रासायनिक अभिक्रिया। समीकरण मैंने आपको बताया, सूत्र या प्रतीकों द्वारा निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और आएंगे यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के विलक्षण में, तो पहले हमने बताया आपको गैसों का उत्सर्जन, दूसरा मैंने बताया ताप में परिवर्तन, और तीसरा आप चाहे तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ और भी आपको अगर समझ रहा हूँ। तो तीसरा आप देख सकते हैं, रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन क्या होता है, ये रंग में परिवर्तन, जैसे लोहे में जंग लग जाता है तो लोहे का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये कैसा हो गया, रंग में परिवर्तन वाला हो गया, यानी ये कैसी रासायनिक अभिलक्षण है, रासायनिक अभिक्रिया की, तो रंग में परिवर्तन। क्लियर बच्चों, चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अभिकारक और उत्पाद। और उत्पाद ये क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को लिखना, ये आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देख के आप लोग जानकारी वहां से ले सकते हैं। अब अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखेंगे क्या है, Zn प्लस H2SO4, रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया है, ZnSO4 प्लस H2। और ये गैस से तो बाहर निकल जाएगी, जिसमें मैंने वहां पे भी एरो दिखाया हुआ आपको, देखेंगे। तो जो ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनको बोलते हैं क्या, हम अभिकारक। और जो ये बन के तैयार हुए हैं, इनको बोलते हैं हम लोग उत्पाद, प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोला जाता है, अभिकारक। और उसके पश्चात जो प्रोडक्ट या जो पदार्थ बन के तैयार होता है, उसको बोलते हैं हम लोग उत्पाद। क्लियर है, तो आपको क्या क्या क्लियर हो गया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण और समीकरण, और तीसरा आपका हो गया अभिकारक और उत्पाद। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग समझेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में देखेंगे उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया,
और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अब ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? अब देखेंगे कि इसके नाम में ही इस अपक्रिया की जो परिभाषा वो छुपा हुआ है। ऊष्माक्षेपी, ये जो क्षेपी है इसको आप लोग संधि विच्छेद कर दें, यानी वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है। क्या? उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है। आपको पूरा नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको देखेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलता है, इसी को बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी अगर पूरा मैं बोलूं, आप लिखना चाहे तो, वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है या उत्सर्जित होती है, उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक है बच्चों? तो इस चीज को आप लोग ध्यान से समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। आइए हम लोग देखेंगे आगे आपका क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में ही। ठीक है, तो अगर हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझें, तो उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे तो देखेंगे CH4 + 2O2 यानी ऑक्सीजन ले लें, ये बन क्या जाएगा आपका CO2 + 2H2, क्या बन जाएगा? CO2 + 2H2। देखेंगे इधर, और इसको बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है, कार्बन 1 है तो कार्बन 1, और ये बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ क्या निकलेगा इसमें से? उष्मा निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? उष्माक्षेपी अपक्रिया। यानी कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी निकलती है, उसको क्या बोल देंगे हम? उष्माक्षेपी अपक्रिया। अब यहीं पे आपको मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ उष्माशोषी। एक बार और इसमें समझ लेंगे थोड़ा सा उष्माक्षेपी में, और एक उदाहरण समझ लेंगे। जैसे आप देखे होंगे कि जो हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं ना, वो भी कैसी अपक्रिया है? उष्माक्षेपी अपक्रिया है। कैसे? आप लोग कभी भी जब भी सांस लें और उसको बाहर छोड़ें तो अपने हाथ की ये जो नर्म वाली जो चमड़ी है ना, इसको नाक के सामने रखें। आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं ना नाक से, उसमें भी क्या आ रही है? उष्मा निकल रही है। तो यानी वो भी कैसी अपक्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी अपक्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया की। उष्मा शोषी अपक्रिया, यहीं से ध्यान देंगे। मैंने क्या बताया आपको? उष्मा क्षेपी में आपको रट्टा नहीं मारना, आप इसके नाम से समझ सकते हैं। क्षेपी मतलब बाहर निकलना, उष्मा मतलब उष्मा, यानी जिस रासायनिक अपक्रिया में उष्मा बाहर निकलेगी उष्मा क्षेपी। और यहाँ से आप देखेंगे उष्मा शोषी, शोषी से आप समझेंगे अवशोषित, अर्थात वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी अवशोषित होती है। यानी कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, उत्पाद के साथ, उत्पाद के साथ उष्मा भी अवशोषित होती है।
यानी कि उत्पाद के साथ क्या होगी, उष्मा भी अवशोषित होगी। ठीक है बच्चों, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें क्या होगी, जो अभिकारक होंगे उसमें उष्मा के साथ भी होंगे और उष्मा उसको क्या कर लेगी अपने अंदर, वो अभिक्रिया क्या कर लेगी उनके अपने अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगी यानी अवशोषित कर लेगी। जैसे अगर हम बात करें CaO CO3 प्लस उष्मा और इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2। ठीक है बच्चों, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CaCO3 प्लस उष्मा और CaO प्लस CO। यानी क्या हुआ देखेंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये उष्मा इसके साथ क्या हो गई अवशोषित हो गई तो क्या बन गया CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा भी अवशोषित हो रही है तो उसको बोल देंगे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे में CaO CO3 प्लस उष्मा, उसमें यहाँ से अवशोषित हो गई तो क्या बन गया CaO और प्लस CO। क्लियर है, तो यहां तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण में उष्मा छेपी और उष्मा शोषी। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उस पर आते हैं हम लोग और उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आई होप आप लोग लिख चुके होंगे इस चीज को। और साथ ही में अगर वो कहते हैं ना कि वीडियो को आप लोग क्या करें, लाइक करते रहेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त यार से भी सब्सक्राइब जरूर कराएंगे इस चीज। तो हम लोग बात करते हैं किसकी, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रियाओं के प्रकार। आप लोग इसमें देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ये 5 प्रकार की होती है आपके बुक के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। दूसरा आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा और पांचवा। पहला कौन सा होगा, आप लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसी को योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। दूसरा आपका हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इसी को आप लोग अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से। ठीक है बच्चों, और तीसरा हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा आपका हो जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा आपका हो जाएगा उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, या इसी को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5 अभिक्रियाएं हैं इसको आप लोग देखेंगे कि ये पांचों अभिक्रियाएं क्या कहती हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। वो कहता है ना दिल की क्या है, वो तो कहीं भी लग जाती है।
दिल की क्या है, वो तो कहीं भी लग जाती है जनाब। तबाही तब होती है जब वो कहीं ठहर जाती है। तो आप लोगों को क्या है, अदर जो डिस्ट्रैक्शन है उससे दूर रखना है और अपने इस सिलेबस पे ध्यान देना है। और अच्छे से आप पढ़ते हैं तो मेरा वादा है आपको ये सारी चीजें मैं बड़ी ही आसानी से समझाऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।